नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और दस्तक में बात होगी इस बात को लेकर कि दिल्ली में नीतियां बने, बजट बने, पैसा गांव तक पहुंचे ना पहुंचे, इस बात का जिक्र तो कई सत्ताओं ने किया। लेकिन क्या ऐसी स्थिति भी है कि राष्ट्र के नाम संबोधन की आवाज भी देश के हर हिस्से में ना पहुंचे? जिक्र हमने कल कहा था गर्भवती महिलाओं को लेकर, शुरुआत आज उसी से होगी। बैंक में खातो है? खाता नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहे तो 6,000 चाहिए और खाते वाला की करना आला बचे वो हमें थे को माना बेड़ समझ में नहीं आवा। अब मोदी सरकार की बोल से ना बोल से तो हमरा तो सुने नहीं कोना दिन 6,000 को टाका पावे। हमारे इधर अस्पताल नहीं, इसलिए गडेश्वर में जाना पड़ा। अगर यही पैसा को अपने मतलब गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को अच्छे से बनाए रखते, वहाँ हर प्रकार की सुविधा होती तो हमको इधर उधर और भटकना ना पड़ते। ये एक रियलिटी टेस्ट कराने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वह देश की जनता सुन पा रही है या नहीं, नीतियां वहां तक पहुंच पा रही है या नहीं। और जब परखने की स्थिति आई तो पता चला हिंदुस्तान में बीते 70 वर्ष में कोई भी सत्ता दिल्ली से कुछ भी कहे यकीनन पहुंच नहीं पाती है। और शायद इसीलिए बार बार हमें एक नारा लिखना पड़ता है, सत्यमेव जयते। इसके मतलब और मायने जो भी निकालिए, लेकिन आज शुरुआत करते हैं इसी बात को लेकर। प्रधानमंत्री ने 6,000 का जिक्र किया। एक वक्त मनमोहन सिंह के जरिए भी 4,000 का जिक्र हुआ था गर्भवती महिलाओं को लेकर। लेकिन आइए जरा देख लीजिए कितना स्वस्थ, कितना बीमार है देश। सरकार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संदेश के बाद देश की कितनी गर्भवती महिलाओं को राहत मिलेगी और जन्म लेने के बाद कितने बच्चों की जान बच जाएगी, ये सवाल है। क्योंकि जब देश में मेडिकल केयर न मिल पाने से हर बरस 9,90,000 शिशुओं की मौत हो जाती है और इसी तर्ज पर 1,36,000 गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है, तब ये सवाल तो देश की किसी भी सत्ता से पूछी जा सकती है कि आखिर हर नागरिक को इलाज तक की सुविधा देने की स्थिति में देश बीते 70 बरस में क्यों नहीं आ पाया? और सत्ता बदलने से भी देश में फर्क आता क्यों नहीं? क्योंकि गर्भवती महिलाओं से जो संवेदना प्रधानमंत्री मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को 6,000 रुपए देकर दिखाई, वैसी ही संवेदना मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए नवंबर 2010 में 4,000 रुपए देकर दिखाई थी। अंतर सिर्फ इतना कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्कीम पूरे देश में लागू कर दी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के सबसे पिछड़े 52 जिलों में ही मातृत्व सहयोग योजना शुरू की थी। लेकिन देश में मेडिकल सुविधा के जो हालात हैं, अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हर किसी को मेडिकल केयर मिले, इस दिशा में किसी ने सोचा ही नहीं। ये सरकार के आंकड़े देखकर ही आपको देश की त्रासदी पर रोना तो आ ही जाएगा। क्योंकि वैक्सीन तक की सुविधा शिशुओं को देश में दी नहीं जा पाती, इसीलिए हर बरस 90,09,000 शिशु मर जाते हैं। और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और मेडिकल केयर नहीं मिल पाता तो 1,36,000 गर्भवती महिलाएं मर जाती हैं। না আমাদের কিছু নাই কি স্যার, আমরা কি খাতাতে টাকা পাবো আমরা ওটা তো জানি না, আমরা কি খাতা করব? তো না কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। আমার ছেলে তো হসপিটাল ভর্তি ছিল 14 दिन। यानी 4,000 दें या 6,000 या फिर 60,000 ही क्यों ना देने लगे, जब साफ पानी, इन्फेक्शन रोकने वाले हालात, न्यूनतम मेडिकल सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन तक इस देश में उपलब्ध नहीं, तो किसी के खाते में कितने भी रुपए रहे वो करेगा क्या? क्योंकि यह भी कल्पना के परे है कि देश के कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सिर्फ 0.21% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है, यानी सालाना 938 करोड़। यानी लुटियंस की दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर के बंगले की कीमत लगाइएगा तो 1,000 करोड़ पार कर जाएगी। लेकिन देश का सच यह है कि दुनिया में सबसे कम पैसा हेल्थ सेक्टर को देने वालों में भारत टॉप 10 में आता है। और उस पर भी आलम यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1,93,000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन बीते 4 बरस यानी 2012 से 2016 के बीच सिर्फ 90,000 करोड़ ही रिलीज किए गए। और संसद में तो सरकार भी मानती है कि 6,700 पब्लिक हेल्थ सेंटर और 2,350 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जरूरत है। और इन सब के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए देने का जिक्र करते हैं, उस वक्त यानी 2016 में 6,80,000 करोड़ रुपए का हेल्थ केयर इंडस्ट्री भारत के चंद शहरों में हेल्थ के जरिए ही करोड़ों कमाता है।
और खुद सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि निजी क्षेत्र में हेल्थ सबसे बड़ी कमाई का जरिया भारत में बन चुका है। 2020 तक 280 बिलियन डॉलर यानी 15 लाख करोड़ पार कर चुका होगा। तो कल्पना कीजिए 6,000 रुपए का ऐलान हो या 60,000 रुपए का ऐलान, जब अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, साफ पानी नहीं, वैक्सीन नहीं, तो फिर पैसे से क्या होगा? यह मुश्किल सबब इसलिए है क्योंकि सवाल सिर्फ हेल्थ सेक्टर का नहीं है। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, जितना पैसा, जितनी कमाई प्राइवेट सेक्टर उन्हीं न्यूनतम जरूरतों के जरिए कमा लेता है, उसको लेकर सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाती। सवाल यह नहीं कि मोदी गवर्नमेंट, सवाल है वाकई बीते आजादी के बाद से बीते 70 बरस में क्या हुआ। यह बहुत तेरे सवाल हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में राष्ट्र के नाम संदेश गया, सत्यमेव जयते देते हुए हमने अपने 4 संवाददाताओं से कहा, जरा पता लगाइए कितने महिलाएं हैं गर्भवती जिन्हें पता भी है या उनकी हालत क्या है। সরকার থেকে তো আমরা সবইতেই বঞ্চিত থাকছি, ওই কারণেই তো আমাদের অসুবিধা বেশি গ্রামে। না, আমরা কোনো কিছু ঘোষণা আমরা জানতেই পারি, তখন ওই গ্রামে বাচ্চাটা তখন আরো মায়েরাই। আপনার কি খাতা আছে? নাই, আমাদের কিছু নাই। কিসের আমরা কি খাতাতে টাকা পাবো আমরা ওটা তো জানি না, আমরা কি খাতা করব? তো আমরা কি জানবে মেম্বার প্রধানরা, আমরা কি বলবে কিবা গ্রামবাসী লোক, তো আমরা খাতা করব, আমরা কিভাবে কি খাতা করব? মোদি সরকার কি বলছে না বলছে তা আমরা তো শুনিনি কোনোদিন। 6,000 করে টাকা পাবে, যদি হয় কারো খাতা আছে কি? খাতা তো সবার নাই, কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। আমার ছেলে তো হসপিটাল ভর্তি ছিল 14 দিন। না, আমরা তো শুনিনি, জানি না। এটা কি আদৌ হবে মনে হচ্ছে? কেমন করে বলবো, হবে কি হবে না, মনে হয় হবে না। আমরা তো শুনিনি। টাকা দিবে মোদি সরকার, কিছু শুনেছে? না না না, আমরা না না, আমরা কিছুই শুনিনি। আমরা আজকে আপনার কাছে শুনছি যে 6,000 টাকা করে পাবো, কিন্তু আমরা কিছুই জানি না। बैंक में खातो है, खाता नहीं है। प्रधानमंत्री कहे तो 6,000 रुपये और खाते वाला की करना आला बचे। वो हमें थे को माना वेड़ समझ में नहीं आवा। हॉस्पिटल हो, को नर्स हो, कोई नेड़ी बीजी तो माना सुख जो है। डॉक्टर घोषणा कर रही है कौन में बैंक में हमारा खाता है नहीं, और अस्पतालों में भी दवाई नहीं मिल रही है, और प्राइवेट में भी जाते हैं दवाई लेने के लिए। राजस्थान में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है जब डॉक्टर के अभाव में महिला सड़क पर बच्चे को जन्म दे देती है, कहीं अस्पताल के अभाव में महिला पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देती है। हमने अस्पताल में आए कई गर्भवती महिलाओं से बातचीत की, उनके पास अपना बैंक अकाउंट ही नहीं है। राजस्थान पिछले कई सालों से स्वास्थ्य सूचकांक में पिछड़ता जा रहा है। अगर यही पैसा को अपने मतलब गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को अच्छे से बनाए रखते, वहाँ हर प्रकार की सुविधा होती, तो हमको इधर उधर और भटकना ना पड़ते। एक तो डॉक्टर गांव में अच्छे से मिलते नहीं है, वो 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद वो दिखाई देते हैं, और उसके बाद पूरा गांव चल के महिलाओं को जाना पड़ता है शहर में। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए देने की पहल को महिलाएं आशा भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन उनकी मांग है कि इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए, वो भी लगभग 50,000 रुपयों तक। हमारे यहाँ इधर अस्पताल नहीं, इसलिए गडेश्वर में जाना पड़ा। इधर हमारी लड़की बीमार, इसलिए इधर हॉस्पिटल है, इसलिए राजपीपला जाना पड़ा। वहाँ गाँव में दवाखाना नहीं है, केवड़ा नका गडेश्वर जो ऊपर है। पैसा मिल पा रहा है? जी नहीं मिल पा रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 5 साल हो गए एक जन को, और एक जन को 2 साल हो गया। आज तक सरकार से कुछ मदद ही नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है, और जो गाड़ियां सुविधा होते हैं वो भी नहीं मिला है। तो पैसा सबको पाके नहीं ना, जीरो अकाउंट खुली नहीं है सब जगह ना, अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं पड़ पा आते तो नहीं दबा। ये वाकई मुश्किल दौर है। मुश्किल दौर क्यों? गुजरात में तो मुहावरा चल पड़ा है, नसबंदी कराइए तो 2,200 रुपए मिलेंगे, और अब गर्भवती महिला को 6,000 रुपए मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर बार बार लगता है कि हिंदुस्तान के भीतर सत्ता, सरकार, संस्थान सब वाकई काम करते हैं क्या? इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सत्यमेव जयते का जिक्र होगा तो सुप्रीम कोर्ट जहन में आएगा, और तो और केंद्र सरकार भी जहन में आएगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर फैसले और नीतियों के ऐलान की कैसे धज्जियां उड़ती हैं, यह भी देख लीजिए। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। जो लोग करते हैं डिफरेंट रेट्स पे, चाहे कोई 5% है, कोई 8 है, कोई 10 है, 12 है, जो भी है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। तो मायावती ने 24 घंटे के भीतर धर्म जाति का जिक्र चुनाव में न करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज में से जिन भी जाति के लोगों को टिकट दिया है और यदि उन्हें उनकी जाति का एक तरफा वोट मिल जाता है तो फिर वे बीएसपी का अकेले ही दलित बेस वोट प्लस होने से अपना चुनाव जरूर जीत जाएंगे। तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी 24 घंटे से भी कम का वक्त लिया जब मोदी सरकार के उस फरमान को खुले तौर पर खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने का अधिकार रेस्टोरेंट का नहीं होगा, जो ग्राहक चाहे दे या ना दे। यानी एक तरफ मायावती ने उम्मीदवारों की पहचान ही धर्म जाति से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को ही ताक पर रख दिया, तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को बकवास करार दे दिया। तो सवाल 3 है। पहला, नेताओं के सामने क्या सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती? धंधे के सामने क्या केंद्र सरकार की भी नहीं चलती? और तीसरा, लोकतंत्र का मतलब ही संविधान को खारिज करना हो चुका है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि संस्थाओं पर राजनीतिक सत्ता के कब्जे वाले हालात ने पहली बार संवैधानिक संस्थाओं तक की साख खत्म की है, या फिर जिस तरह से चुनावी राजनीति में जीत हार को लोकतंत्र का राग मान लिया गया, उससे संविधान से मिले अधिकार भी नागरिकों के लिए बेमानी साबित हो रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है, क्या संवैधानिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक सत्ता की भी विश्वसनीयता बच नहीं रही? और इसी का नतीजा है कि कौन सा नियम किस पर लागू होता है और कौन सा कानून किसे कटघरे में खड़ा करता है, इसे लेकर कोई साफगोई है ही नहीं। और आलम यह कि कानून बनाने से पहले ही कड़े अध्यादेश को लेकर कोर्ट को बकायदा कहना पड़ता है कि बार बार अध्यादेशों को फिर से जारी करना भी संविधान से धोखा और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना है। तो क्या हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें सियासत ही कटघरे में है और सियासत ही कटघरा बना रही है? यानी टकराव के हालात संघीय ढांचे से लेकर चुनी हुई सरकार को भी अब आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए बाकी कोई स्थिति मायने नहीं रखती। আমি মোদিকে ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ করছি, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং বিকজ তৃণমূল কংগ্রেস ইজ রাইট, ইউ আর রং, ইউ ক্যানট সাপ্রেস দ্য ভয়েস অফ द पीपल। हर किसी को नाज है कि जनता ने उसे चुना है और उसकी सत्ता और सरकार है, तो ममता बनर्जी कोलकाता से धमकाती है, दिल्ली से भी कुछ नई आवाज सुनाई देती है और लगता यही है कि सब कुछ राजनीतिक सत्ता के हथेली पर ही नाचता है। सत्यमेव जयते, ये जिक्र का क्यों कर रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देख के समझ जाइएगा। ये नजारा कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय के बाहर का है। आपा खोए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में घुसकर धावा बोलते हैं। राज्य में सत्ता में टीएमसी है तो बीजेपी की कहां चलेगी? बीजेपी के 11 कार्यकर्ता घायल हो गए और इस हमले की वजह तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी। जी, रोज वैली चिटफंड मामले में गिरफ्तारी सीबीआई ने कर ली और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, यानी ममता से लेकर कांग्रेस तक को यही लगता है कि यह मोदी सरकार के इशारे पर हुआ। আমি মোদিকে ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ করছি, ইউ ক্যানট ডু এনিথিং বিকজ তৃণমূল কংগ্রেস ইজ রাইট, ইউ আর রং। ममता बनर्जी जी ने श्री राहुल गांधी जी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता की है, तभी से मोदी जी का गुस्सा और बदले की आग आए दिन धधक कर किसी न किसी को कोप भाजन बनाए हैं। तो क्या सियासत अब सीधे टकराने लगी है या फिर सड़क पर गुंडागर्दी या घोटालों के आरोप में गिरफ्तारी को भी राजनीति का मुलम्मा चढ़ाना ही आखिरी सच मौजूदा सियासत का हो चला है? क्योंकि इससे पहले तृणमूल सांसद तपस पॉल को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया जा चुका है और आज सुदीप बंदोपाध्याय को बुलाया गया तो पूछताछ के लिए, लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। We will not back off fighting this Modi government and Amit Shah because we will carry on opposing Notebandi. Nothing can stop us from doing that. तो क्या सीबीआई वाकई इशारे पर कार्रवाई करती है
या फिर राजनेताओं को राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर कुछ भी कहने का विशेषाधिकार इस देश में मिला हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ रोज वैली चिटफंड कंपनी पर आरोप है कि वो रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक काम नहीं करती और आम जनता से गैर कानूनी तरीके से पैसे की उगाही करती रही। तपस पाल कंपनी में निदेशक पद पर थे। उनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट में बकायदा कहा गया कि कंपनी के निवेशकों के 17,000 करोड़ रुपए उन्होंने डुबो दिए। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय पर कई आरोप, मसलन सांसद पद के प्रभाव का इस्तेमाल कर रोजवैली के कारोबारियों को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की, केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर से रोजवैली चिटफंड कंपनियों को बचाने में मदद की और दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर कई बार रोजवैली समूह के मालिक गौतम कुंडू के साथ बैठकर मोटी रकम ली। इतना ही नहीं, अनगिनत बार रोजवैली के वाहन का इस्तेमाल भी किया। लेकिन इस मौके पर तो सवाल यह नहीं कि किसके खिलाफ क्या आरोप है या तपस्पाल या सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के मायने क्या है। सवाल तो यह है कि आने वाले वक्त में केंद्र और राज्य की सत्ता अब सड़क पर टकराने के लिए तैयार है, क्योंकि ममता बनर्जी अब कह रही है वो दिल्ली आकर सीधे मोदी सरकार को घेरेगी और दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल वहीं पर अटका है जहां सत्ता जिसकी होगी वहां क्या मरमर्जी होगी और कानून व्यवस्था क्या राजनेताओं के लिए मायने नहीं रखता। नारे वंदे मातरम के लगते हैं। किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार, किसी भी सत्ता को जब कोई निर्देश या कोई भी चिट्ठी लिखनी होती है उस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है और अशोक चिन्ह बना होता है। और इन सब के बीच किसे पता था कि सियासत के लिए अपने के भीतर ही झगड़ा पैदा कर नायक बनने की भी तैयारी होगी। जी सही समझे, जिक्र यूपी का हो रहा है। वोट फॉर जी, ये सवाल मुलायम के सामने भी है और ये सवाल अखिलेश के सामने भी है और तय चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव चिन्ह का हकदार होगा कौन। क्योंकि शहर दर शहर साइकिल लेन बनवाकर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर दिल में बसा तो दिया, लेकिन जिस तरह यूपी के किसी भी शहर के साइकिल लेन में साइकिल नहीं चलती, उसी तरह समाजवादी पार्टी अगर वाकई टूट रही है तो फिर साइकिल किसी एक के हक में जाएगी या नहीं जाएगी, यह भी उलझन है। तो क्या सुलह की डोर साइकिल चुनाव चिन्ह पर आ टिकी है? डेलीगेट इसलिए पार्टी पार्टी है वो है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव। यानी मुलायम के हक में अगर साइकिल चुनाव चिन्ह चला गया तो अखिलेश झुक जाएंगे और अखिलेश के हक में गया तो शिवपाल झुक जाएंगे, यानी सारा झगड़ा सिमट जाएगा। और सिमटेगा इसलिए क्योंकि चुनाव में किसके खास को टिकट दिया जाए, उलझन इस बात को लेकर है। पार्टी के नाम पर बैंक खातों पर किसके हस्ताक्षर हो, उलझन इस बात को लेकर है। कार्यकर्ताओं को किसकी राजनीतिक ताकत पर भरोसा हो, इसे बताने की उलझन है। और जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा वैसे ही तय हो जाएगा कि चेहरा अखिलेश होंगे, रणनीति मुलायम की चलेगी, ताकत शिवपाल की होगी, गणित रामगोपाल यादव बैठाएंगे, तो जीत मिल ही जाएगी। क्योंकि झगड़ा अगर चलता ना रहा तो फिर हर किसी को बीते 4 बरस याद आ जाएंगे। कानून व्यवस्था का कटघरा याद आ जाएगा, जहां दादरी कांड भी हुआ, हाईवे पर रेप कांड भी हुआ और मुजफ्फरनगर दंगों में जलते राज्य के बीच और इन तमाम कटघरों के बीच मेट्रो रेल, आगरा से लखनऊ हाईवे पर उतरता जहाज, लैपटॉप से मोबाइल तक बांटने का जिक्र ही विकास का ककहरा कह गया। यानी बीते 4 बरस की सियासत और बीते 6 महीने के झगड़े में पहली बार समाजवादियों के लिए आपसी झगड़ा ही फायदेमंद हो चला है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि साइकिल किसे मिलेगी, सवाल यही कि मुलायम ने जब साइकिल को चिन्ह बनाया तब गांव गरीबों की थ्योरी थी और अखिलेश जिस रफ्तार पर सवार हैं उसमें उन्हें साइकिल नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। तो इंतजार कीजिए समाजवादियों की इस महीन राजनीति का, जहां चितपट दोनों उन्हीं के खाते में जाएगा और शहमात किसी की नहीं होगी। तो इंतजार कीजिए, यकीनन सत्यमेव जयते यही है नारा हर किसी का और इसी के आसरे हर कोई जिसे मन चाहे जो कहता भी है और फिर निशाने पर भी लेता है और फिर सत्ता भी संभाल लेता है। बहरहाल विजय आनंद, देवानंद और तीसरे भाई थे चेतन आनंद। चेतन आनंद की आज जयंती है तो उनकी फिल्म का एक गीत सुनाते हैं आपको।